पर कहीं ना कहीं वाचनालय यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने का सेंटर बनाया। आज वो सारे सेंटर गायब हैं, यानी आवाम का पैसा लगाया और खुद ही उसको तोड़वाया और भंगार में बेचे, वो भी पैसा खाया, इस्तेमाल किया जा रहा है। यही हमारा आरोप है कि लाइब्रेरी कब्ज़ा की जा रही है ज़बरदस्ती। देखिए, एक रफ़ीक नगर का खेल का मैदान था, उसको पूरा हॉस्पिटल और मेडिकल के नाम पर कब्ज़ा कर लिया और बीएमसी ने आँख मूंदे रखा। बीएमसी को उसके हिस्से की दूध मलाई मिलती रही। वहाँ पर एक हॉल भी है, उस हॉल को चलाया जा रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं। तो आप स्किल सेंटर उस हॉल को बंद करके वहाँ पर शुरू कर लीजिए, पढ़े। आज 5000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं गोवंडी के अंदर, उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं है। अगर वो जगह लाइब्रेरी के नाम पर ली गई है तो वहाँ लाइब्रेरी ही चलना चाहिए। ये हमारा आरोप नहीं है, ये हमारी डिमांड है और हम उधर लाइब्रेरी लेकर रहेंगे। कब्रिस्तान के अंदर बहुत बड़ा करप्शन हुआ है कि बॉडी जो नहीं गल रही है, डिस्पोज नहीं हो रही है, उसकी वजह मट्टी है कि आदमी को जिंदा है तो वो सुकून से नहीं है, मरने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलता। कैसे है कि ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या पार्टी ने जो भी लोकल जाके जो एमएलए है उन्होंने उसको कब्जा लिया लाइब्रेरी को। क्या इसी तरीके से आपका भी ऐसा आरोप है कि कब्रिस्तान को लेकर के समाजवादी पार्टी में ली हुई? कुछ इंडिपेंडेंट है, उन लोगों ने आवाज़ उठाई, उस वक्त से ही ये समझना चाहिए कि करप्शन हुआ था मट्टी के अंदर। वो अचानक से अभी कुछ महीनों पहले मालूम पड़ता है कोई डिलीट कर दी गई है। तो डिलीट होने की वजह कि आप समझ सकते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग प्लान चालू है, वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। किस क्या नाम है बिल्डिंग का? अब बिल्डिंग जो शिवाजी नगर बैगनवाड़ी सिग्नल पे बन रही है, उसको बिल्डिंग का नाम ज़ाहिर नाम है शायद। ये गोवंडी वालों को सोचना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, 15 साल से अगर कोई आदमी राज करता है ना तो वो बाप की बकौती समझ लेता कोई। आपको कि आपके लोगों को समाजवादी पार्टी है उसके विधायक को हटाकर, उनके कॉर्पोरेटर को हटा के आम आदमी पार्टी को लेके आ जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी में तो चाहूँ आप आम आदमी पार्टी से है ना, तो इसलिए आप समाजवादी पार्टी को। मैं तो ये चाहूँगा आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे गोवंडी में है, पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र मुंबई में है। और हम जो विधायक साहब है उनका ये दावा है कि हमने घाटकोपर मानकुर लिंक रूट पे एक ब्रिज बना दिया, हमने स्कूल बना दिए, स्कूल को इतनी बड़ी बड़ी हमने तामीर कर दिया, हमने हॉस्पिटल्स बना दिए। तो आप और किस तरीके का डेवलपमेंट देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमने पानी लेकर के आ गया। नज़र रखना, जब ये डीपी में से डिलीट हुआ, हमारे 5 मुस्लिम नगर सेवक थे और सारे नगर सेवक के बैनर्स आप देखोगे तो कार्य सम्राट नगर सेवक, कार्य सम्राट एमएलए। तो मैं इन कार्य सम्राट नगर सेवक और एमएलए से पूछता हूँ कि अगर बीएमसी डीपी में से तुम्हारा कब्रिस्तान आपके नाक के नीचे से उड़ा ले जा रहा है तो आप कर क्या रहे हो? अबू आसिम आजमी इस्तीफा दे दे? हाँ, दे देना चाहिए उनको। अगर कुछ इतनी सारी मालूम है तो समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन कर दो, क्योंकि अगर समाजवादी को इतना पता ही नहीं है, आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए और फिर उनको सिखाइए ना कि क्या करना है, कैसे काम करना है। एक देवनार कब्रिस्तान और रफ़ीनगर कब्रिस्तान के ऊपर घोटाले के आरोप लगते जा रहे हैं, वहीं लाइब्रेरी पे कब्जे की बात सामने आ रही है जो कि साहू महाराज गार्डन में है गोवंडी के। और सोशल मीडिया के कुछ ट्रेंडिंग चेहरे फ़िलहाल आजकल सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे अतीक सर की अगर मैं बात कहूँ, साजिद खान जो आम आदमी पार्टी से, उसके अलावा आतिफ शेख भी है यहाँ पे मौजूद है। क्या तरीके के आरोप लग रहे हैं, किस तरीके का घोटाला कब्रिस्तान में हुआ है या लाइब्रेरी किस तरीके से कब्जाई गई है, इस तरीके के आरोप कंटिन्यूसली लगाए जा रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि मामला क्या है और किस तरीके के आरोप ये है। सबसे पहले मैं सर आपसे बात करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से अतीक सर, क्या मामला है, किस तरीके का आप कंटिन्यूसली प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी के बाहर जाके अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, क्या मामला क्या है? देखिए, मामला ये है कि 2018 में लाइब्रेरी अलॉट हुआ, जिसको 2014 में बांधा गया था एक एक्स नगर सेवक के द्वारा। उसको ये लोग जो एग्जिस्टिंग पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके ऊपर सील लगवाते हैं और सील 2018 में खुलता है। 2018 में एमएलए साहब हैं, उनकी एक अपनी खुद की संस्था है हाजी नियाज़ अहमद माइनॉरिटी ट्रस्ट, उसके नाम पर अलॉट किया जाता है कि उनको लाइब्रेरी चलाना 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हो लाइब्रेरी का, और उसके अलावा योगा सेंटर था और 1-2 चीज़ें उसमें थी। तो उसके अलावा आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, ये कंस्ट्रक्शंस इलीगल होंगे। 2019 में लाइब्रेरी का उद्घाटन एमएलए साहब ने किया और उसके बाद वो लाइब्रेरी शुरू नहीं हुई। 2020 में वहाँ पर लॉकडाउन लग गया, लाइब्रेरी फिर भी शुरू नहीं हुई। 2021 में हमने एमएलए से जब सवाल किया, उन्होंने अपने ऑफिस पर बुलाया तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का वीवीपैट रखा हुआ है, इस वजह से हम लाइब्रेरी शुरू नहीं कर रहे हैं, जब वीवीपैट्स हट जाएंगे तो हम लाइब्रेरी शुरू कर देंगे। हमने वहाँ पर जाकर जब ग्रिल से झाँका तो पता ये चला वहाँ वीवीपैट्स तो है नहीं, लेकिन गार्डन डिपार्टमेंट की जो कुर्सियाँ होती हैं ना, वो कुर्सियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं। मतलब भंगार
की दुकान बनाकर रखी गई थी। फिर हमने लेटर दिया, बीएमसी में लेटर दिया, यहाँ के जो एग्जिस्टिंग नगर सेवक थे उनको लेटर दिया, एमएलए सर को लेटर दिया कि भाई यहाँ की लाइब्रेरी शुरू की जाए जल्द से जल्द, अदरवाइज़ हम सारे स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले, भूख हड़ताल करनी पड़े तो वो भी करेंगे। और आनन फानन में लाइब्रेरी शुरू की गई और समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के तालुका प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि हम लाइब्रेरी बहुत दिन से चला रहे हैं और लाइब्रेरी का जो लाइट बिल आता है हर महीने 50,000 रुपये आता है। तो हमने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि वो 50,000 जो आपने 2019 से लाइब्रेरी चलाई, 50,000 का जो लाइट बिल है वो आज भी अगर सोशल मीडिया पर वो दिखा दें तो मैं सच्चा मानूंगा उनको, वरना वो झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं गोवंडी के अंदर। अब उसके बाद जब लाइब्रेरी 2021 में हम लोगों ने लड़ झगड़ कर शुरू करवाई तो लाइब्रेरी में जब हम पढ़ने जाते थे वहाँ देखिए सब एडल्ट स्टूडेंट्स आते थे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और ऐसे भिन्न करके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे लोग। तो वहाँ पर ऐसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले जो होते हैं बच्चे वो 8 घंटा 10 घंटा बैठते हैं लाइब्रेरी में। ना पीने के पानी का बंदोबस्त था, ना टॉयलेट के बंदोबस्त थे, ना ऊपर पंखे थे, लेकिन हमने वहाँ पर 6 महीना इसी तरह से गुजारा। और 6 महीने बाद हम लोगों को लड़ कर ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे इंतज़ाम होने लग गया था। तो हमें खुशी हुई कि चलो अब लाइब्रेरी जो है ये कंटिन्यू चलने वाले। एक सबसे बड़ी बात ये कि लाइब्रेरी को कभी प्रमोट नहीं किया एमएलए सर ने और उस लाइब्रेरी को प्रमोट भी हम कर रहे थे। तो अब हम खुश हो गए कि लाइब्रेरी जो है वो चलो अच्छी होने वाली है। और अचानक हम लोगों को एक दिन बोला गया कि लाइब्रेरी में काम चालू होने वाला है, आप लोग जाओ, लाइब्रेरी अच्छी बनेगी। जब लाइब्रेरी में वापस जाकर हम लोग ने 15-20 दिन के बाद देखा तो पार्टीशन करके लाइब्रेरी को कर दिया गया छोटा और बगल में अलग अलग सेक्शंस बनाकर उसके अंदर टर्नर फिटर के और पता नहीं कौन कौन से कोर्सेस स्किल इंडिया के नाम पर शुरू किए। जबकि वहाँ पर हटसन का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर लगा हुआ है कि सऊदी भेजने के लिए जो स्किल चाहिए वो यहाँ पर सिखाए जाएंगे, सर्टिफाई किए जाएंगे। तो वो पुराना बिजनेस है एमएलए सर का, उस बिज़नेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लाइब्रेरी के ऊपर है वहाँ पर कोर्ट माला बनाया गया, तो हमको लगा ये भी लाइब्रेरी के बैठकर पढ़ने के लिए बच्चों को जगह मिलेगी, लेकिन वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम बना दिया गया और उसको समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया गया। तो हमारा आरोप ये है कि आपने इसके पहले गोवंडी के अंदर शिबली नुमानी, अल्लामा शिबली नुमानी के नाम से एक लाइब्रेरी बनाई और वहाँ पर लोग बैठकर चरस पीते हैं, टाइम पास करते हैं। कोई बुक नहीं दी, लाइब्रेरी के नाम पर पैसा खर्च किए और आवाम का पैसा ख़राब किया। जगह जगह पर हर रोड पर कहीं ना कहीं वाचनालय यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने का सेंटर बनाया। आज वो सारे सेंटर गायब हैं, यानी आवाम का पैसा लगाया और खुद ही उसको तोड़वाया और भंगार में बेचे, वो भी पैसा खाया। तो यही काम यहाँ पर भी किया जा रहा है कि लाइब्रेरी के नाम पर वो जगह ली गई और लाइब्रेरी में 6-8 महीना हमसे मेहनत करवाई गई पढ़ने की और उससे हमको छीन कर अपने बिजनेस के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यही हमारा आरोप है कि लाइब्रेरी कब्ज़ा की जा रही है ज़बरदस्ती। लाइब्रेरी कब्ज़ा कैसे की जा रही है? उसके अंदर अलग अलग पार्टीशंस अगर हो रहे हैं, वहाँ पर स्किल्स डेवलपमेंट के काम अगर हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग अगर कारपेंटर बनते हैं या कुछ अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन स्तर जो है गोवंडी का वो डाउन है, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत तो है। देखिए, गोवंडी में एजुकेशन का स्तर डाउन है, 1ली से 10वीं तक। 10वीं के बाद 12वीं करने वाले स्टूडेंट्स और कम हो जाते हैं एजुकेशन रेशो में। 12वीं से ग्रेजुएशन में कम हो जाता है और ग्रेजुएशन के बाद 2 लोग सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे स्किल सेंटर्स हैं। हमें स्किल सेंटर से कोई दुख या तकलीफ़ नहीं है। देखिए, एक रफ़ीक नगर का खेल का मैदान था, उसको पूरा हॉस्पिटल और मेडिकल के नाम पर कब्ज़ा कर लिया और बीएमसी ने आंख मूंदे रखा। बीएमसी को उसके हिस्से की दूध मलाई मिलती रही। वहाँ पर एक हॉल भी है, उस हॉल को चलाया जा रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं। तो आप स्किल सेंटर उस हॉल को बंद करके वहाँ पर शुरू कर लीजिए, यहाँ पर कम्प्लीटली लाइब्रेरी दीजिए ना। अब मुझे एक बात बताइए, आप अब इलेक्शन आ रहा है तो आप जगह जगह पर आप हुसैन भाई को बुलाए थे, जो एक बंदा यूपीएससी क्रैक करता है, उसको बुलाकर यहाँ पर प्रोत्साहन देते हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया या सारे मुसलमान बच्चों को पढ़ना चाहिए, ऑफिसर बनना चाहिए। उस हुसैन का अगर इंटरव्यू देखेंगे, एनडीटीवी को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने बोला यूपीएससी के सफ़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट असलाह होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की बात होती है, वो एक लाइब्रेरी होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं पढ़े, आज 5,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं गोवंडी के अंदर, उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो पढ़कर एक कौम के लिए एसेट्स बन सकते हैं, कंट्री के लिए एसेट्स बन सकते हैं, उनको कारपेंटर और फिटर का कोर्स करवाकर आप क्या
क्या बनाना चाहते हो। अच्छा, मतलब आपका आरोप है कि जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं उनको आप कारपेंटर बना रहे हैं, यानी कि आप ऑफिसर्स और अच्छे आईएएस ऑफिसर्स दे सकते हैं यहाँ से, लेकिन आप कारपेंटर बनाने की फैक्ट्री तैयार कर रहे हो, यही आरोप है आपका? बड़ा सिंपल, मेरा कोई आरोप इस बात पर नहीं है कि आप उनको बना रहे हो। मेरा बड़ा सिंपल एक आपसे भी क्वेश्चन है, शासन प्रशासन और एमएलए से भी एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और अगर मुझे आसानी से नशा मिले और कारपेंटर बनने को मिले तो मैं क्या करूँगा। जो चीज़ आसानी से मिलेगी मैं उसको अडॉप्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने अपने घर में तकलीफ़ें देखी हैं, मुझे प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे आसानी से जो मिलेगा मैं वो काम कर लूँगा। तो मुझे पढ़ने के लिए जगह मुहैया कराना ये इनकी जिम्मेदारी है, और अगर वो जगह लाइब्रेरी के नाम पर ली गई है तो वहाँ लाइब्रेरी ही चलना चाहिए। ये हमारा आरोप नहीं है, ये हमारी डिमांड है, और हम उधर लाइब्रेरी लेकर रहेंगे। कब्रिस्तान को लेकर के आपका हमेशा से चीज़ें रही है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि कब्रिस्तान के जो मिट्टी है उसमें घोटाला हुआ है, कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? मतलब कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि मिट्टी में घोटाला हुआ है? मट्टी में घोटाला हुआ है क्योंकि अभी दोनों कब्रिस्तान बंद है, और पिछले 4 सालों में आप देखे होंगे कि कितनी बार कब्रिस्तान बंद हो चुके हैं। हो क्या रहा है कि ये मेरे पास रिपोर्ट है, सॉइल रिपोर्ट है, वहाँ की जो मट्टी थी कब्रिस्तान, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान की, वहाँ से मैंने मट्टी को लेकर उसकी रिपोर्ट निकलवाया। उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि जो मट्टी यहाँ पर डाली गई है उसकी पहले सॉइल रिपोर्ट नहीं हुई थी मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। डेंसिटी कम होने का मतलब है कि वो मट्टी के अंदर प्लास्टिक और पत्थर बाकी चीज़ें मिक्स थी, तो उसकी वजह से कब्रिस्तान के अंदर बहुत बड़ा करप्शन हुआ है कि बॉडी जो नहीं गल रही है, डिस्पोज नहीं हो रही है, उसकी वजह मट्टी है। 18 महीना हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं, उससे पहले भी कभी कभी बॉडी लोग निकालते तो बॉडी पूरी की पूरी वैसे ही रहती है, थोड़ी बहुत गलती है क्योंकि मट्टी वहाँ पे सही नहीं है। और कब्रिस्तान जो बार बार बंद हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है। आप देखो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे इधर है, सारे के रीडेवलपमेंट के, महाड़ा इतना बड़ा बना, लल्लूबाई का महाड़ा बना, तो नए नए लोग बाहर की भी आबादी यहाँ पे आके बस रही है। फिर पुराने जो 10 साल के अंदर अगर इनका डेटा रहता है, इनके पास डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी लोग जाते हैं बीएमसी के पास, बर्थ सर्टिफिकेट भी इनके पास बनाने के लिए, तो इनके पास एक डेटा है कि आए दिन हमारी आबादी जो गोंडी मानपुर की बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है। तो जगह भी ये लोग है ना, जो बीच में भी देवनार कब्रिस्तान के लिए जगह एक अलॉट हुई थी वहाँ की कमेटी को, उसको भी डिलीट कर दिए सिस्टम से। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है कब्रिस्तान को लेकर बहुत बड़ा इशू है कि आदमी को जिंदा है तो वो सुकून से नहीं है, मरने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिल रहा है। डिलीट कर दी गई मतलब क्या? कहीं ना कहीं तो उसकी एंट्री होगी ना। अगर सिस्टम से डिलीट कर दी गई मतलब पूरे प्रशासन जो गवर्नमेंट के सिस्टम से डिलीट कर दी गई, मतलब क्या सरकार के पास वो जगह ही नहीं कहीं दिख रही? सिस्टम से डिलीट कर दे का मतलब ये है कि जो वहाँ की कमेटी थी उन्होंने कोर्ट से जाकर वो जगह को लेके आए थे फाइट करके। तो कोर्ट में तो जब ऑर्डर दिया होगा तो कोर्ट के पास तो है, मतलब सिस्टम से डिलीट करो, कहीं से भी करो, उस रिपोर्ट के आधार पे उस सिस्टम में जो था उसके हिसाब से ही ऑर्डर्स मिले होंगे ना। सवाल मेरा ये है कि सिस्टम से डिलीट जब एक जगह उनको अलॉट हुई, उसका कोर्ट से पेपर मिला, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, हमें भी बुलाया गया था, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है जो वहाँ पर उस मीटिंग में थे। पेपर वहाँ से जब कोर्ट से उनको मिला कि ये जगह कब्रिस्तान के लिए हम लोग ने रिज़र्व कर दी है, उसके बाद हमारी आगे की फ़ाइट थी कि वो जगह कैसे हम लोग अपने हाथ में ले, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ में थे, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चालू है। फिर अचानक एक दिन हमको सुनने में आता है, वहीं से हमें बताया जाता है कि वो सिस्टम से वो जगह को डिलीट कर दिए। तो ये बहुत बड़ी प्रशासन की तरफ से एक तरह से आप देखने जाएंगे तो बहुत बड़ी उन्होंने मतलब एक चाल चले इसमें। नहीं, कैसे है कि ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या पार्टी ने जो भी लोकल जाके जो एमएलए है उन्होंने उसको कब्जा लिया लाइब्रेरी को। क्या इसी तरीके से आपका भी ऐसा आरोप है कि कब्रिस्तान को लेकर के समाजवादी पार्टी में ली हुई है? अगर आप देखने जाएंगे तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, यहाँ के लोगों ने उनको चुनकर लेके आए हैं। सिस्टम से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, क्या उनको नहीं पता चला होगा? यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब को नहीं पता चला होगा? स्थानीय एमएलए से कभी आपने बात किया क्या कि कब्रिस्तान की कमी हो गई है और सिस्टम से चीज़ें डिलीट हो गई है, उसके ऊपर कुछ काम किया जाए, इस तरह की कोई जानकारी आपने उनसे ली? मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि जब स्थानीय एमएलए साहब को यहाँ के लोगों ने चुनकर लेके आए तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद नई जगह को अलॉट कर लेके आए, फाइट करके, लड़के, या जैसा भी उनका जो भी प्लान हो कि आबादी बढ़ रही है तो मुझे आने वाले 10 साल के लिए प्लान अभी से करना है कि 10 साल के बाद गोवंडी मानपुर की आबादी इतनी बढ़ जाएगी। तो आज जो हमारे पास जगह है, आज हमारे पास 3.25 एकड़ जगह है, तो आने वाले 10 साल के बाद हमें कम से कम 2-3 एकड़ और जगह लगेगी, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सॉइल रिपोर्ट जो आपने निकाली, क्या ये सॉइल रिपोर्ट लेके आप इंडिविजुअली आप लड़ नहीं सकते हैं? आपको जो आपका जो प्रतिनिधि है, जो भी आपके एमएलए है अबू आसिम आज़मी, तो आपको उनके पास जाके जो रिपोर्ट है आप दिखाते उनको और उनसे सवाल करते कि चीज़ों की जांच मैंने की है,
आप अकेले तो नहीं लड़ सकते, तो क्या ये चीज़ आपने की है? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं, हाँ हम प्रशासन के पास गए हैं, बीएमसी है जो कब्रिस्तान की देखरेख करती है, एमएलए साहब भी वहीं जाएंगे, तो हमें जो रास्ता सही लगा कि हम भी डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो हम उनके पास गए हैं। हमारी अभी कल डिप्टी कमिश्नर से भी मीटिंग हुई थी, हम सब उस मीटिंग में शामिल थे। उससे पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले वार्ड ऑफिसर से भी हमारी मीटिंग हुई। तो हम लोग जो हम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी वो निभा रहे नहीं है। ये मेरा सवाल है उनसे कि उनको पहले से प्लान करके इन सारी ये जो नौबत आज आई है गोंडी मानकुर में कि आज दोनों कब्रिस्तान बंद है। चीता कैम्प का भी कब्रिस्तान बंद हो चुका है, छिड़ानगर में फ़ीस ली जा रही है 1000। चीता कैम्प का कब्रिस्तान अभी बंद नहीं हुआ, 100 कब्र वहाँ पे अभी भी बाकी है। 3 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था, एक मौलाना साहब का फ़ोन था, और एक मैयत हुई थी शिवाई नगर में। तो वो लोग जब वहाँ पे चीता कैम्प कब्रिस्तान गए तो वहाँ पे उनको बोला गया कि यहाँ बंद हो चुका है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ लेके जाए, तो मैं बोला आप छिड़ानगर लेके जाइए। तो वो बोल रहे थे कि वो गरीब घर के हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है, वहाँ पे फ़ीस ले रहे 1000 रुपये मांग रहे। तो बोला ठीक है आप जाओ, वो फ़ीस का जो भी इंतजाम है वो मैं कर दूँगा। तो मुझे वहाँ से मालूम पड़ा कि चीता कैम्प का कब्रिस्तान बंद हो चुका है। ये जो लाइब्रेरी का इशू है, लाइब्रेरी के इशू में मैंने आपको भी देखा हूँ कि आप भी कहीं चीख चीख के सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे थे कि लाइब्रेरी पे ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये चीज़ आप जो है वो कैसे देखते हैं, क्या आरोप है आपके? देखिए, लाइब्रेरी, सिर्फ लाइब्रेरी का नाम सुनते ही जहन में जो एक चीज़ आती है खाका के एक तालीम का माहौल रहेगा, बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ेंगे, और जो यहाँ पे जो छोटे छोटे घर हैं वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो एक लाइब्रेरी बहुत बड़ी एक, अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आसिम भाई ने, अगर वो लाइब्रेरी हासिल कर ली थी किसी भी तरह, किसी दूसरे ने, जैसा सुनने में आता है आप लोगों के ज़रिए ही कि पहले हॉल के अस्तर रिजर्व हुई थी, लेकिन आसिम भाई ने लड़ झगड़ के या जो भी तिकड़म बिठा के उसको कब्ज़े में लेके लाइब्रेरी बनाई। तो ये आसिम भाई का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अगर वो वाकई में लाइब्रेरी रहने देते और सही ढंग से लाइब्रेरी की तशहीर करते, जैसे इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी को प्रमोट नहीं किया गया, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जब लाइब्रेरी इनके आंदोलन के बाद मार्च 2022 में शुरू की गई तो शुरू में काफ़ी वहाँ पे दिक्कतें थी। मैं जाता था, देखता था बच्चों को पीने के पानी में, तो ये आतिफी ने शायद 2 मटके का वहाँ पे अरेंजमेंट किया था। इवन हाउसकीपिंग का भी कोई इंतज़ाम नहीं था, साफ़ सफाई का भी फकदान था। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता सब मामला काबू में आते चले गए, लाइब्रेरी अपने रवा थी। आज लाइब्रेरी बंद करने की वजह जो सुनने में आ रही है और जो बता रहे हैं जो ऑफिसर से इस लाइब्रेरी के सिलसिले में कि लाइब्रेरी को रिस्पांस नहीं मिल रहा था, स्टूडेंट्स नहीं आते, तो ये सरासर झूठ है। अगर उस लाइब्रेरी को सही ढंग से प्रमोट किया जाता था तो लाइब्रेरी ना सिर्फ गोवंडी की बल्कि पूरे मुंबई की सबसे अच्छी लाइब्रेरी बनती थी, क्योंकि ये गोवंडी का जो इलाका है पूरे शहर के दरमियान में है। यहाँ से हर जगह से ट्रैवलिंग, इवन मैंने खुद देखा हूँ कि चीता कैम्प के बच्चे, घाटकोपर के बच्चे वहाँ आके पढ़ते थे, इवन बॉम्बे के भी बच्चे भी आ सकते थे। और जो जैसे कि ये जो मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी होती है यूपीएससी आईएएससी वगैरह, वैसा कुछ शुरू करते तो ये स्किल सेंटर, और वाकई में अगर स्किल सेंटर जैसे बोले, अगर स्किल सेंटर वाकई में स्किल सेंटर है, लेकिन वो स्किल सेंटर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो स्किल सेंटर नहीं, वो रिक्रूटमेंट सेंटर है। आप वो जो हॉस्टल का बोर्ड लगा हुआ था, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड लेके लगा के देख लो, बैल बाजार में आज काफ़ी अरसों से वहाँ पे कितने लोगों ने स्किल हासिल कर ली। वो सिर्फ, और उन्होंने खुद इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि वहाँ से बच्चे बाहर जाएंगे सीख के। सीखने से मुराद ये है कि 10 दिन का आप कोर्स करा के उनको सर्टिफाइड करोगे, और बाकायदा उसके हॉस्टल के वेबसाइट वगैरह के ऊपर फॉरेनर में ओवरसीज़ के इंटरव्यूज़ वगैरह सब दिया हुआ है कि वो जो इस्तेमाल होगा। इवन अभी भी जो अंदर बोर्ड लगा हुआ है सऊदी वेरिफिकेशन वगैरह, ऐसा कुछ बोर्ड लगा हुआ है, तो वो स्किल सेंटर नहीं है। आजकल डीएमसी से जो मुलाकात हुई, एक भ्रम फैला कि स्किल सेंटर है, और इवन उसमें पन प्रधान का हवाला दे रहे कि पन प्रधान ने स्कीम निकाली थी, तो पन प्रधान की स्कीम के तहत में ये था कि लाइब्रेरी तुड़वा के वहाँ पे स्किल सेंटर बनाओ। अगर आपको स्किल सेंटर, आप पन प्रधान के इतने बड़ी स्कीम को लाभ लेना चाहते थे, अब वो स्किल सेंटर को दूसरी जगह भी आपको बहुत सी जगह दरकार थी, अवेलेबल थी, आप वहाँ पे बना सकते थे, लाइब्रेरी ही की जगह पे क्यों। और दूसरी बात, यहाँ पे इनके खुलूस में एक लाइब्रेरी जब से शुरू हुई 2022 से, उसके फ़ौरन बाद से जब इनके इरादे नेक थे, इनकी नीयत में फतूर आ गया। लाइब्रेरी की इतनी बड़ी जगह देखने के बाद ही फ़ौरन बाद में वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के विज़िट
सर्वे वगैरह शुरू हो गया प्ले स्कूल शुरू कराने के लिए। काफ़ी लोग यहाँ ये इलाके की काफ़ी सर वहाँ पे जाके मीन सर्वे करके कि यहाँ प्ले स्कूल चल सकता है क्या। यानी कि आप चाहते नहीं थे कि लाइब्रेरी की सूरत में रहे। लाइब्रेरी का मतलब ये एक बगदाद का कतब खाना आप सुनेंगे, कौम को एक मैसेज जाता है। आज वो लोग याद करते तो यही आज अफसोस करते हैं कि बगदाद का कतब खाना तातारियों ने मीन यानी कि ताराज कर दिया। वैसे ही आप इसके पीछे पढ़ो, ये लाइब्रेरी से आप मीन यानी कि कितने बच्चे अगर सही ढंग से उसको प्रमोट कर, आप ही के नाम से चलाते थे, आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन आपने इसकी अहमियत और अफादियत को कभी एहसास ही नहीं हुआ आपको। आप स्किल सेंटर के नाम पे अपने दोस्तों को, ये इसलिए कह रहा हूँ कि उसी कारोबार से मसलक है और ये उनको ही ज़्यादा और यहाँ पे गोवंडीकर को किसी को फ़ायदा नहीं होगा वो स्किल सेंटर से। जो बाहर जाने वाले रिक्रूट एजेंट वगैरह है उनको ही फ़ायदा होगा। वो वेरीफाई करवा के मीन 10 दिन की सर्टिफिकेट वगैरह बाकायदा वहाँ पे लिखा हुआ है। आप एज अ मीडिया पर्सन आप खुद जाके तहकीक कर सकते हैं वहाँ पे, या तो आप ऐसा बोल दिए कि बिल्कुल भी मीन वहाँ से ऐसा कुछ होगा नहीं, और आप हर बात में मीन फ्री ऑफ कास्ट। इसी ताल्लुक से लाइब्रेरी के यही एक ऐसे ही मसला था। आपने वहाँ आरबी के एक ग्राउंड है, उसी हाईवे के ऊपर आरबी के ग्राउंड है, वहाँ पे भी एक था मामला कि भाई वो एक कानकिया ग्रुप आरबी जिसके आरबी के स्कूल है उसने लीज पे लिया। 1 साल तो उसने नहीं चला पाया, दूसरी लीज में उसने मीन्स यानी कि उसको डेवलप किया। तो यहाँ के बच्चे यही चाह रहे थे कि भाई आसिम भाई से गुहार ला के वो मैदान वापस ले आए। तो आसिम भाई ने बजाय मीन मैदान वापस लेने के अपनी हिस्सेदारी उसमें से ले ली। वो किस तरह मैं बताता हूँ, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बाकायदा उसका लेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोचिंग क्रिकेट कोचिंग की तरह कुछ बना दिया है। खुद के लिए बनाया है, अपनों के लिए बनाया, बिल्कुल नहीं। उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट का आपने मीन टैग लगाया, लेकिन वहाँ पे बच्चों से पैसे लिए जा रहे, बॉल के पैसे लिए जा रहे। तो ये आप पहले फिर फ्री ऑफ कॉस्ट का क्यों बोल रहे थे भाई? 3000 रुपये बॉल के लिए जा रहे हैं बच्चों से, और लाखों रुपये जो मैंने फुल ट्रेनिंग वगैरह करेंगे वैसे लिए। तो ये आप क्या मैंने क्या कर रहे हैं? आपकी क्या बोलूँ मैं, जज्बात में बोल रहा हूँ, लेकिन लाइब्रेरी को लेके लाइब्रेरी ही रहना चाहिए। लाइब्रेरी की अहमियत और अफादियत को समझो। स्किल सेंटर आपकी अहमियत से भी इनकार नहीं है, आप दूसरी जगह बना सकते हो। और स्किल सेंटर से यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ के लोग उससे उतने मुस्तफ़ैद नहीं होंगे जितने आपके रिक्रूट एजेंट लोग मुस्तफ़ैद होंगे, और आपका मंशा वही है। या आप ये कि आपका वो मंशा वो नहीं है, वहाँ पे मीन यानी कि रिक्रूट एजेंट फटकेगा भी नहीं वहाँ पे। आपने ये लाइब्रेरी को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि गोवंडी के जो ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर आप सिर्फ 5 रुपये में सुबह से शाम तक का पढ़ाई कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। पूरे मुंबई भर से गोवंडी और उसके आसपास से जो लोग हैं वो सिर्फ 5 रुपये दे करके दिन भर में वहाँ पर अपनी स्टडीज़ करते हैं। आम आदमी पार्टी मुंबई के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, साजिद खान जी। दोनों मुद्दे हैं आपके ही सामने, सब आप ही के साथ के लोग हैं। कल डीएमसी में भी आप लोग गए थे, डीएमसी में आपकी जो है बात हुई म्यूनसिपल डीएमसी से। कैसे देखते हैं आप इन दोनों मसले को कि कब्रिस्तान एक तरफ है, 2 कब्रिस्तान जो गोवंडी में बंद है, दूसरा के लाइब्रेरी, क्योंकि इस चीज़ों में आपको भी साथ देखा गया। देखिए, जैसे कि कब्रिस्तान की मैं बात बताता हूँ आपको। कब्रिस्तान जो रफ़ीक नगर की कब्रिस्तान का जब काम चालू था तो उस टाइम पे ही जब मिट्टी गिरने लगी तभी लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसमें इन्हीं के पार्टी के भी नगर सेवक थे, कुछ इंडिपेंडेंट थे। उन लोगों ने आवाज़ उठाई। उस वक्त से ही ये समझना चाहिए कि करप्शन हुआ था मिट्टी के अंदर, और उसके बाद से कब्रिस्तान जब चालू हुआ बंद हुआ। फिर देवनार कब्रिस्तान का भी वही हाल है कि वहाँ पर भी मिट्टी जब डाली गई उसके बाद में बंद हो गई। कहने का मतलब ये है कि 10-15 साल से यहाँ के विधायक जो है मुस्लिम हैं, 5-5 नगर सेवक मुसलमान हैं, उसके बावजूद अगर मिट्टी के अंदर करप्शन हो रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि ये, और जहाँ तक ये मुझे भी जानकारी है कि जो इसका कॉन्ट्रैक्टर भी था वो भी मुस्लिम था। तो कहने की बात में हर जगह एक बर्दाश्त हो सकती है चीज़ें कि चलो करप्शन और भ्रष्टाचार हुआ है, बर्दाश्त तो नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ें, लेकिन इस जगह पर अगर आप करो तो आपका यानी आपका ईमान कैसे ये गवाही दे रहा है, यानी करने के लिए आपको आज़ादी दे रहा है कि इस तरीके के तुम ये काम करो। आज किसी के घर में मैयत होती है जो चीता कैम्प लेके जाना पड़ता है, छेड़ा नगर लेके जाना पड़ता है। इतने दूर लेके जाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो अलग बात है, जो परेशानियां होती है वो अलग है। अभी यहाँ पर नज़दीक कब्रिस्तान होती है तो जो भी हमारे जो भी मैयत रहेगी उनके जुमरात के दिन हम लोग जाते ज़ियारत करने के लिए, इतना दूर रहेंगे वहाँ कैसे जा पाएंगे। और उसके बाद भी इतनी बड़ी आबादी होने के बाद में हमारे पास काफ़ी कम जगह है।
एक जगह अलॉट हुई थी 35,000 स्क्वायर मीटर देवनार कब्रस्तान के पास में, जिसके अभी उसको सिस्टम से डिलीट कर दिया गया है। वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने उसको डिलीट किया है। अब पूछना ये चाहिए उन्हीं से जो जिनका वहाँ पे काम चालू है, जिनकी वहाँ बिल्डिंग बन रही है, वो डिलीट किसने कराया और क्यों कराया? क्योंकि वहाँ जब अलॉट हुई थी, मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर ने उसको अलॉट किया, उसको ज़रूरत को देखते हुए उसने बीएमसी को यानी सरकार को अप्रोच किया था कि यहाँ पे कब्रस्तान के लिए जगह दी जाए। लेकिन वो जगह देने के बाद में हम लोग उस मीटिंग में भी थे। अब वहाँ पे फिर यही बातें चल रही थी कि अभी बीएमसी बोल रही है कि लोगों को वहाँ से शिफ्ट करेंगे, क्योंकि झोपड़े थे, उनको शिफ्ट करने के बाद में वो जगह कब्रस्तान की कमेटी को हैंड ओवर हो जाएगा। वो अचानक से अभी कुछ महीनों पहले मालूम पड़ता है कोई डिलीट कर दी गई है। तो डिलीट होने की वजह कि आप समझ सकते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग प्लान चालू है, वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, किसने डिलीट कराया, क्यों डिलीट कराया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ के आपको क्या लगता है किसके ऊपर आरोप है आपका, किसने डिलीट किया? आरोप इस पे किसी के ऊपर बोलता है, वो बिल्डर जो है जो बिल्डिंग बना रहा है, और उसके साथ में कौन कौन है। क्या नाम है बिल्डिंग का? अब बिल्डिंग जो शिवाजी नगर बैगनवाड़ी सिग्नल पे बन रही है, उसको बिल्डिंग का नाम डिज़ायर नाम है शायद। अब उस बिल्डिंग जो वहाँ पे बन रही है उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, जो गोवंडी की जनता ने उनको चुन के भेजा है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये डिलीट की हुई है, और ये बहुत बड़ी सेटिंग से ही हुई होगी डिलीट, ऐसी तो नहीं हो गई होगी डिलीट। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, गोवंडी वालों को सोचना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, 15 साल से अगर कोई आदमी राज करता है ना, तो वो बाप की बकौती समझ लेता कोई भी चीज़ को। आज जैसे मोदी आज इस देश पे 2 बार चुन के आ गए, तो आज हम लोग कितने बेजार हो गए हैं, हर कोई बेजार हो गया है कि यार इतना नहीं होना चाहिए रूल। तो वही चीज़ है कि आज 15 साल से यहाँ पर एक सत्ताधारी पार्टी राज कर रही है, उनके 15 साल से नगर सेवक है, 15 साल से उनके एमएलए हैं, उसके बावजूद यहाँ के हालात आप देख लो। क्या लगता है आपको कि आपके लोगों को जो समाजवादी पार्टी है उसके विधायक को हटाकर, उनके कॉर्पोरेटर को हटा के आम आदमी पार्टी को लेके आया जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी में तो चाहूँगा, आप आम आदमी पार्टी से है ना, तो इसीलिए आप समाजवादी पार्टी को। मैं तो ये चाहूँगा आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे गोवंडी में है, पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र मुंबई में आए, और हम आने वाला इलेक्शन भी इसी तरीके से लड़ेंगे। हटाने की बात, वो कहने का मतलब है कि जो काम नहीं किया है आप 15 साल बहुत किस चीज़, मतलब कैसा काम आप देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की बात अगर करें तो जो विधायक साहब है उनका ये दावा है कि हमने घाटकोपर मानकुर लिंक रूट पे एक ब्रिज बना दिया, हमने स्कूल बना दिए, स्कूल को इतनी बड़ी बड़ी हमने तामीर कर दिया, हमने हॉस्पिटल्स बना दिए। तो आप और किस तरीके का डेवलपमेंट देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमने पानी लेकर के आ गया। देखिए, पहली बात तो पानी की आप बात कर लीजिए। पानी वो लेके आए, कैसे लेके आए सब जानते हैं। पानी की पाइपलाइन कब पड़ी थी, कैसे पड़ी थी, वो और किसने डाला था पानी की पाइपलाइन? वो इससे पहले जो थे उन लोगों ने डाले थे पाइपलाइन। लेकिन था कौन? किसी का स्पेसिफिक नाम? कांग्रेस थी। उसके बाद में बस बोलते नारियल फोड़ने का काम इन्होंने किया। जैसे आज मोदी पुराने कामों के ऊपर जो पास हुए हैं उस पर आके नारियल फोड़ता, उनका नाम होता है, सेम उनका, उससे कोई आपत्ति नहीं है हमारे। और रही बात, अब स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल बेशक अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई है, लेकिन उसके अंदर एजुकेशन का स्तर आप जाके देखेंगे बहुत गिरा हुआ है। कोई अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि चुने हुए वो कभी जाके स्कूल का मुआयना नहीं करते हैं। बच्चों को जो सरकार की तरफ, बीएमसी की तरफ से जो चीज़ें मिलनी चाहिए, 16-17 चीज़ें अभी हम लोग जाने वाले हैं, उसमें कितनी बच्चों को मिली, अगर आप जाके सर्वे करेंगे वो नहीं मिली है। और रही बात अस्पताल की, आप बात करें, अस्पताल बना बहुत मुशक्क़त के बाद बना है, लेकिन आज भी उसके अंदर जो जनरल, जो नॉर्मल इलाज भी होने वाले अच्छे डॉक्टरों की अभी कमी है उसके अंदर पूरा फुल। तो अभी विधायक जाके तो इलाज नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे किसी का? विधायक नहीं करेंगे, लेकिन विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि विधायक अपनी आवाज़ उठाए और उस चीज़ को मुद्दा सदन में उठाए और लोगों को, पब्लिक को भी अवेयर करे कि भाई मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ। उन्होंने तो आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। और रही बात, अगर वहाँ पे अगर अच्छे डॉक्टर आके बैठने लग जाएंगे, अच्छे स्कूल सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने लग जाएगी, तो मेरे हिसाब से बहुत मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और गोवंडी के जैसे अभी लाइब्रेरी की बात है, आप अच्छा स्कूल तो दे नहीं पाए, कहीं ना एक लाइब्रेरी मिली लोगों को, यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए, जैसे कि आतिक सर है, इन लोगों ने अभी हजरत की क्या उम्र होगी, इनको इतनी फ़िक्र है कौम की, ये इतना सोच रहे कौम के लिए कि भाई हमारे बच्चे कम से कम एक लाइब्रेरी के अंदर पढ़ेंगे, एक माहौल बनेगा। अभी मैं ही कुछ दिन पहले, 4-5 महीना पहले, एक बहुत बड़े बड़े मौलाना लोगों के बीच में बैठा था। उन लोगों ने भी एक बात कही कि हमारे यहाँ पे खेलने की भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे खेलने, प्ले ग्राउंड के नाम पे अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 ही प्ले ग्राउंड है। एक अम्बेडकर है,
एक एटलांटा है, एक आरबीके है। और अगर देखेंगे तीनों आबादी से दूरी है, खाली एक अंबेडकर आबादी के करीब बोल सकते हैं, बाकी एटलांटा भी आबादी से दूर है और आरबीके भी आबादी से दूर है। और इतनी बड़ी आबादी के अंदर 3 प्लेग्राउंड है। अब बच्चा जो है वो भी प्लेग्राउंड के नाम पे बस है, उसको मेंटेन नहीं किया गया। अगर वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, बच्चे वहाँ पे जाके खेलेंगे। हम लोग बचपन में खुद मैच खेला करते थे और हम लोग का ज़्यादा वक्त मैदान में जाया करता था, तो नशे की तरफ मुब्तला नहीं हुए थे। आज जितना आदमी फ्री बैठेगा, जितना बच्चा फ्री बैठेगा, स्कूल से आने के बाद में मोहल्ले के अंदर घूमेगा, वो नशे के उसमें मुब्तला होगा। और कहीं ना कहीं प्ले ग्राउंड अगर अच्छे बने रहेंगे तो हमारे बच्चे खेलेंगे जाके। आज वहाँ पे आरबीके के पास में प्राइवेट किसी को दे के चलाया जा रहा है। तो चलिए, मांग क्या है आपकी? इतनी सारी चीज़ें तो समझ नहीं आ रही है कि इसमें मांग क्या है आपके? जो क्वेश्चंस मैं समझ गया, आप जो आंसर्स आपने दिए वो मैं समझ गया, लेकिन इसमें आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जो भी इसमें अभी हम तो बीएमसी और डीएमसी से मुलाकात, एम एस वार्ड में भी मिल गया है, डीएमसी में भी जाके मिल गया है। हमने उनसे यही मांग की है कि मट्टी की प्रॉपर जांच हो। आतिफ भाई ने अपना पर्सनल लेवल पे चेक कराया, एक बार उनकी भी हम रिपोर्ट देखते हैं और इसकी प्रॉपर जांच। इसमें जो भी कल्प्रिट पाए जाते हैं, चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्टर हो, फिर चाहे वो नेता हो, कोई भी हो, इसके ऊपर चाहे विधायक हो, कोई भी, चाहे विधायक हो, जिसने भी ये मट्टी का पैसा खाया है, मट्टी का पैसा, कब्रस्तान की मट्टी का पैसा जिसने भी खाया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और चाहे उसके लिए फिर हमारे को अभी देखते हैं, अभी कल आने वाले हैं, उसके बाद 1 हफ्ता 10 दिन देखते हैं उनकी रिपोर्ट में क्या आता है। उसके बाद हम जितनी भी और भी मुस्लिम कब्रस्तान है, वहाँ की मिट्टी का भी हम सैंपल लेकर टेस्ट कराएंगे। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कितना घोटाला हो। उसके बाद हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, सब करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जाकर उनसे पूछिए कि अगर कब्रस्तान की जगह अलॉट हुई थी सुन्नी देवनार मुस्लिम कब्रस्तान के बगल में और वो डीपी में से डिलीट हो गई, तो ये डीपी किसकी जिम्मेदारी होती है? नगर सेवक मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ नगर सेवक हैं, बाथरूम का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, लेकिन नगर सेवक का मेन काम जो होता है, मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि नगर सेवक का जो मेन काम होता है वो डेवलपमेंट प्लान करना, अपने एरिया के मस्जिद, मंदिर, स्कूल्स, कब्रस्तान, शमशान और ऐसे प्लेग्राउंड्स जितने भी एरिया हैं वो डीपी में जाकर डलवाना और डीपी के ऊपर नज़र रखना। जब ये डीपी में से डिलीट हुआ, हमारे 5 मुस्लिम नगर सेवक थे और सारे नगर सेवक के बैनर्स आप देखोगे तो कार्य सम्राट नगर सेवक, कार्य सम्राट एमएलए। तो मैं इन कार्य सम्राट नगर सेवक और एमएलए से पूछता हूं कि अगर बीएमसी डीपी में से तुम्हारा कब्रस्तान आपके नाक के नीचे से उड़ा ले जा रहा है तो आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? उसी दिन आपको रिज़ाइन देकर हट जाना चाहिए। अगर आपको पोस्ट की गरिमा नहीं समझ में आती कि एक नगर सेवक का काम क्या है, तो आप क्यों नगर सेवक हो? लेकिन अभी तो कोई नगर सेवक ही नहीं है। लेकिन जिस दिन डीपी से हुआ उस दिन तो था, और आज नगर सेवक नहीं है, आज एमएलए है। और दूसरी चीज़, आज नगर सेवक नहीं है, गटर बीएमसी साफ करती, नगर सेवक फोटो क्यों खिंचवाते हैं? तो क्या आप डिमांड कर रहे हैं कि अबू आसिम आज़मी इस्तीफा दे दे? हाँ, दे देना चाहिए उनको। अगर कौम की काम के लिए वो नहीं आए, देखिए डेवलपमेंट, अगर नगर सेवक नहीं है तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, रोड बन रहे हैं। नगर सेवक नहीं है तो गटरें भी बन रही है, तो बीएमसी करवा रही है। हाँ, बीएमसी करवा रही ना। तो कल एमएलए नहीं रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी, तो ऑफिसर्स करवा लेंगे। ये इंडिया का खूबसूरती है कि जन रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं है तो उसके साइमल्टेनियसली ऑफिसर्स काम करते हैं। काम नहीं रुकता। डेवलपमेंट सिर्फ कंक्रीट की चीज़ें, बने हुई चीज़ों को डेवलपमेंट नहीं कहते। डेवलपमेंट उस वक्त कहा जाता जो मोरल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है, जैसे रोड का बन जाना, यही डेवलपमेंट नहीं है। अगर ये डेवलपमेंट है तो मोदी जी के खिलाफ अगर अबू आसिम आज़मी बोलते हैं तो फिर गलत बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। रोड का बन जाना, बिल्डिंगों का बन जाना, ये ज़रूरत है। डेवलपमेंट उसको बोला जाता है कि यहाँ के बच्चे नशेड़ी हैं, नशा कर रहे हैं, उनको नशे से दूर किस तरह से ले जाया जाए, उनका फिजिकल और मोरल किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए। स्कूल्स के हालात ख़राब हैं तो स्कूल की बिल्डिंगें बनाने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता कि कई बच्चे फ़ीस की वजह से आज भी घरों में बैठे हुए हैं। एक बैठ कर स्कूल वालों के साथ मीटिंग लेकर एक प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से यहाँ के बच्चों को एजुकेट किया जाए। अगर डेवलपमेंट करना चाहते तो आज हमारी कई माँ बहनें, आप पूछिए जाकर घर घर, कभी राजावाड़ी में धक्का खा रही हैं, कभी साइन में धक्का खा रही हैं। 7 माले की बिल्डिंग डेवलपमेंट कहते हैं आप, प्राइमरी लेवल का हॉस्पिटल नहीं है। अब मुझे इस पे शक भी नहीं है कि हमारे जो नगर सेवक हैं थे, सो कॉल्ड नगर सेवक,
उनको ये पता भी नहीं होगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी लेवल का हॉस्पिटल क्या होता है, उसकी किस तरह से कन्वर्ट कराना है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन जब आपको इतनी सारी मालूमात है तो समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन कर दो, क्योंकि अगर समाजवादी को इतना पता ही नहीं है, आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए और फिर उनको सिखाइए ना कि क्या करना है, कैसे काम करना है। ये क्यों नहीं करते आप? एक ईस्ट वार्ड का असिस्टेंट कमिश्नर था, उसने जब रिज़ाइन किया तो समाजवादी ज्वाइन कर लिया। कहाँ है आज वो? आप भी ज्वाइन करो, आपको जब इतना सारा चीज़ें पता है, आप डेवलपमेंट करवाओ, समझाओ उनको क्या होती है एजुकेशन, कैसे नशा छोड़ा जाता है। उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं चेक एंड बैलेंस मेथड पर काम करता हूँ। डेमोक्रेसी के अंदर अगर पार्टी है तो पार्टी की गलत कामों को आवाज़ उठाने वाला भी चाहिए। मेरे अंदर एक ऑफिसर है, वो जिंदा रहेगा समाजवादी के खिलाफ। समाजवादी के हटने के बाद अगर शिवसेना अगर ये काम करे, MIM ये काम करे, आम आदमी पार्टी ये काम करे, मैं उनके खिलाफ बोलता रहूँगा। जनता को जागरूक करना मेरा काम है। लेकिन समाजवादी के पार्टी के खिलाफ ही क्यों देखा गया आपको? हमेशा देखता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। समाजवादी का नगर से वो आसिम आजमी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? बिल्कुल भी नहीं है। समाजवादी का MLA कब से यहाँ पर 15 साल से, और मेरी उम्र इस वक्त 32 साल है। तो होश संभाला जब से इनको देख रहा हूँ, तो मैं आपके खिलाफ थोड़ी बोल सकता हूँ। तो मतलब पार्टी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है? पार्टी में हूँ मैं, MIM में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो MIM में इसलिए अबू आसिम आजमी के खिलाफ बोल रहे हैं, समाजवादी के खिलाफ बोल रहे हैं आप? मैं जब कहीं नहीं था तो भी इनके खिलाफ बोलता था, और आज अगर आज MIM से निकाल भी दिया जाऊँ तो भी इनके खिलाफ बोलता रहूँगा। पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, फिर आम आदमी छोड़ के MIM में आने का क्या सवाल था? ये कैसे आप यहाँ पे से यहाँ पे आ गए? अब हो सकता है यहाँ से मैं कहीं और भी चला जाऊँ, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। और मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं गोवंडी का आदमी हूँ, मैं गोवंडी का बच्चा हूँ। गोवंडी के मुद्दे पर जो पार्टी मेरा साथ नहीं देगी उसको छोड़ूंगा, चाहे 100 पार्टी बदलना पड़े। मेरा घर पार्टियाँ नहीं चला रही कि मैं बुरे कामों को भी उनके प्रेस करता रहूँ और उनकी चाटुकारिता करता रहूँ। समाजवादी के साथ हमेशा आपको देखा गया। इरशाद कुरैशी, क्या मामला है? अभी क्यों DMC पे आप भड़क गए थे? ये देखिए, ऐसा है, आज समाजवादी नहीं, कोई भी अच्छा काम करेगा हम उनके साथ आज भी रहेंगे। लेकिन बात जब हमारे एरिया की आएगी, आज लोगों को कफन दफन के लिए अपने इलाके से काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है। और दूर जाने की बात ऐसी है कि हमने देखा कि बचपन से बम्बई का सबसे बड़ा कब्रिस्तान चंदनवाड़ी का है, उसके बाद नारेवाड़ी का है, आज तक कभी बंद नहीं हुआ। अब 2014 के बाद में हमारे यहाँ के कब्रिस्तान हर साल में 3 बार बंद होते, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस दिन हमारी DMC साहब से मीटिंग हुई, तो मैंने DMC साहब को यही बोला, सर कि आप हमको घुमा रहे हो गोल गोल। उनकी बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सर वो कुछ लोगों के साथ में मैनेज है। DMC सर के ऊपर एक खुला मैं आरोप लगा रहा हूँ कि वो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये लोकतंत्र के अंदर तानाशाही हो रही है। ये बहुत बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूँ कि एक जिस चीज़ की हम लोगों ने जेन्युइन कंप्लेंट की, उस चीज़ पे वो बात ही करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उनको हमने कहा कि भाई, जैसे कि बम्बई के कब्रिस्तान की मिट्टी है, आप वो मिट्टी और यहाँ की मिट्टी को चेकअप करिए। एक उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि भाई, बम्बई के कब्रिस्तान की मिट्टी पे जब हम पानी डालते, पानी बह के नीचे आ जाता है, और यहाँ की मिट्टी पे डालते तो पानी कीचड़ क्यों बना देता उसको? अच्छा, कब्रिस्तान ही बनते तो आप मिट्टी में पानी कहाँ डालेंगे, बताइए? बात ये नहीं है, बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी बरसात का मौसम है। अब यहाँ आप रफ़ीक नगर या देवनार चले जाइए, पानी ना जम रहा है, उसके ऊपर कीचड़ बना रहा है। और यही मैंने चन्नी रोड की देखा, चंदनवाड़ी की, पानी मिट्टी के ऊपर से बह के निकल जाता है। तो आप सोचिए ना कि दोनों की गुणवत्ता में कितना फ़र्क है। इसके लिए जवाबदार कौन है? आज मुर्दे गल नहीं रही है। आज इस्लाम में है कि फ़ोटो नहीं खिंचाना है, मरने के बाद मुर्दे का फ़ोटो लिख कर रहा है। बोलो बेचारा, कौन जिम्मेदार लगता है आपको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। हम आपके साथियों का आरोप है कि MLA जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार, उनके कॉर्पोरेटर जिम्मेदार है। सर, हमने ITI के जरिए बहुत सारे लेटर आमदार साहब के भी लिखले हैं और भी लोगों के संस्था के लिखले हैं। हम सबको लेकर के फाइट कर रहे हैं। हमारी तो ये मांग है, एवं हमारा कोई सगा भाई इस मैटर में गलत काम में इन्वॉल्व हो तो उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जो भी जिसमें जिम्मेदार है, चाहे कोई भी नगर सेवक हो, आमदार साहब हो, कोई भी मैटर में इसमें या मट्टी डालने वाला हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर मिट्टी की गुणवत्ता में फ़र्क आता है, सबसे पहले जिनने इसको पास किया और उसका हायर किया डालने के लिए, सबसे पहले उस अधिकारी के ऊपर FIR होना चाहिए। इसके ऊपर MOH का बहुत अहम रोल है, लेकिन उनने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और यहाँ पे ध्यान दिया नहीं बिल्कुल। इसमें BMC, अभी आपको मैं बताता हूँ, हमारे वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर थे द्विवेदी साहब। शर्म आना चाहिए, इतने बड़े ओहदे पे रहकर के आप गाड़ी के दरवाजे खोलने का काम करते थे। कमिश्नर का ये काम नहीं कि कोई विधायक आए उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोले। द्विवेदी साहब
ये वाले साहब तो ऐसे हो गए थे जैसे किसी पार्टी के पदाधिकारी हो गए, रात को 11 बजे साथ में, 12 बजे साथ में। किस पार्टी की बात कर रहे हैं, किस पदाधिकारी की बात कर रहे हैं? पेजेंट है जो स्थानिक एमएलए भी यहाँ के हैं, जब भी आते थे रात को 11 बजे वार्ड ऑफिसर सब साथ में, छोटे से छोटे ओपनिंग में साथ में। मतलब तुम क्या चाहते हो? तुम एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में काम करना चाहते हो, क्या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के रूप में काम करना चाहते हो? निष्पक्ष होकर बताइए, आपका वो पावर है कि आपके पावर के इस्तेमाल में आईएएस आईपीएस के पावर के बाद आपका पावर है। आप असिस्टेंट कमिश्नर हो हमारे वार्ड के, और वार्ड की दुर्दशा ये हो गई है कि आपके तरफ आदमी उम्मीद भरी निगाहों से देखता है और आप देख करके मजे ले रहे हो। हम लोग कंप्लेन करता फरियादी बन के जा रहे हो, आप हमको देख के ऐसा कि नहीं आते हो जैसे कि हम इनकी प्रॉपर्टी को ही मांगने की नहीं आ गए। हम एक ही बात जानते हैं, हम आंदोलनकारी लोग हैं, आंदोलन पे भरोसा रखते हैं। अगर आपने प्यार से हमारे पेपर के हिसाब से, और हमने कोई गलत मांग नहीं की है। बीएमसी का लॉ है, 1989 का लॉ है, और भारतीय संविधान भी हमको इस बात की इजाज़त देता है कि मरने के बाद हमको हमारी हक की चीज़ मिलना चाहिए। उसमें भी आप नहीं छोड़ रहे हो, तो इसकी नहीं जिम्मेदार जो भी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और वो जेल जाना चाहिए, हमारी डिमांड है। वार्ड नंबर 138 में हफीज़ भैया को हमेशा देखा गया, क्या आप हफीज़ भैया को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हफीज़ भैया एक अच्छे सोशल वर्कर हैं, और जो अच्छे सोशल वर्कर है तो क्या अबू आसिम आज़मी अच्छे नहीं है? वो भी अच्छे, जो भी सामाजिक मुद्दे रहेंगे, जो भी जनता की भलाई का जो भी काम करेगा, उसके लिए मेरी पूरी सहानुभूति और उनके लिए पूरा सहयोग है। तो अभी जैसे आप उनके साथ में रहते हैं, हफीज़ भैया को तो कभी इस मुद्दों पे देखा नहीं गया? किस मुद्दे पर? कब्रिस्तान के मामले पे। कब्रिस्तान के मामले की बात हो या फिर लाइब्रेरी की बात हो? मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ। जो भी सामाजिक जो भी कार्यकर्ता है उनके साथ में मिल के काम करता हूँ। अभी जैसे अबू आसिम आज़मी है या समाजवादी पार्टी है, वो सारी चीज़ें काम कर रही है, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं आप भी? एज ए सोशल वर्कर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्व होकर मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने इंडिपेंडेंट में काम करना चाहता हूँ। क्या कहा डीएमसी ने कल, जब क्या आश्वासन दिया आपको? कल आश्वासन मिला है, जो भी हमारी शिकायत थी हमने डीएमसी साहब को बताया है। जो भी हमारे पॉइंट थे, जो भी दिक्कत थी, जो भी जनता की आवाज़ थी, हमने वहाँ तक पहुँचाया है। अभी उन्होंने जो भी कुछ दिन में कुछ टाइम दिया है, शायद मंडे के दिन वो कब्रिस्तान में विज़िट करेंगे सॉइल टेस्टिंग के बारे में। तो सॉइल टेस्ट वगैरह होगा और जो भी इंस्पेक्शन होगा उसके बारे में जो भी रिपोर्ट आएगी, तो जो भी हमारे साथी लोग हैं मिलके उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हमारा डिमांड पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम रास्ते पर उतरेंगे और किसी भी हद तक हम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह। आप बताना चाहते हैं कि स्थानिक जो एमएलए है वो इन सब मुद्दों पे हम उनके पास क्यों नहीं जा रहे? तो हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है कि हमारे नागरिक को क्या चीज़ की कमी है और इनके लिए क्या मैं भला से भला अच्छी चीज़ कर सकता हूँ। ये हम नहीं बताएंगे इनको कि आप इधर आओ ये करो, आप इधर आओ आप वो करो। जब हमें लगेगा कि आप एकदम इग्नोर कर रहे हो, गवर्नमेंट में काम नहीं कर पा रहे हो, कब्रिस्तान को लेके आप खुल के बात नहीं रख रहे हो, तो मजबूर हो गया हमको आपको बताना पड़ रहा है। और हमें खुद जहाँ पर हमारे स्थानिक एमएलए साहब को जाना चाहिए था, वहाँ पे जनता जा रही है। हो सकता है कि आपके जो आमदार है अबू आसिम आज़मी है वो बिज़ी रहते होंगे, चीज़ों को बताना पड़ता होगा। क्या आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ले जाकर के वहाँ पे मुद्दे रखे उनके सामने, अब तक गए ही नहीं? आसान सवाल है, अगर आप इतने बिजी हो तो फिर ये एमएलए बन के क्या मतलब आपका? कब्रिस्तान के लिए हमें जगह और चाहिए, अलॉट करके देना चाहिए बीएमसी को। हमने डिमांड भी की है, डीएमसी से भी डिमांड की है, वार्ड ऑफिसर से भी डिमांड की है, और हमारे स्थानीय एमएलए साहब से भी ये मेरी गुजारिश है कि आप जो जिस पद पर आप बैठे हो, आपको प्रॉपर प्लानिंग से आपको काम करना चाहिए। मैं एज अ सोशल वर्कर, एक आम आदमी होने के नाते मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं कहीं कोई पद पे बैठा हूँ, अगर मेरे यहाँ पे आबादी 8 से 10 लाख की है, तो मुझे पता है कि आने वाले 5 साल में ये आबादी और बढ़ेगी, तो मुझे उस हिसाब से आज प्लान करना पड़ेगा। आज सारे पेपर वर्क करने पड़ेंगे कि मुझे जगह यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे स्कूल चाहिए, यहाँ कॉलेज चाहिए, पानी का इतना इंतज़ाम होना चाहिए, कब्रिस्तान के लिए जगह और चाहिए, सारी चीज़ों का जो है वेलफेयर फैसिलिटी प्रॉपर होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो पहले से 5 साल पहले हमें प्लान करना चाहिए। तो कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग कर आप काम कीजिए, कब्रिस्तान के लिए नई जगह लेकर आइए। जो कब्रिस्तान बन रहे उसमें करप्शन हो रहा है, उस करप्शन को ख़त्म करिए, उसकी वापस से जांच करें, सॉइल रिपोर्ट निकालें और उसके बाद उसमें नई मिट्टी डालें। कितने सारे गार्डन कब्जा हो रहे हैं, उस पर कब्जा होने से आप बचाइए। ये सब आपकी जिम्मेदारी है।